Hello everyone, this is Ankita Agarwal. Today I am going to discuss the topics General Register Organization, Register Stack Organization and Memory Stack Organization. First I will discuss about registers. In basic computer there are only one general purpose register, the accumulator. पहले जो computers जो basic computers होते थे उसमें सिर्फ एक ही आपका general purpose register होता था जिसे आप accumulator कहते थे. इन मॉडर्न CPUs देयर आर मैनी जनरल पर्पस रजिस्टर्स. अब जो अभी CPUs आ रहे हैं उसमें कई सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं. इट इज़ एडवांटेजियस टू हैव मैनी रजिस्टर्स. वाई इट इज़ एडवांटेजियस टू हैव मैनी रजिस्टर्स? बिकॉज रजिस्टर ट्रांसफर द डेटा बिटवीन रजिस्टर्स विद इन द प्रोसेसर आर रिलेटिवली फास्ट. मतलब डेटा का जो ट्रांसफ़र होता है रजिस्टर्स के थ्रू वो फास्ट होता है, क्योंकि सबसे जो पास होते हैं CPU के या प्रोसेसर के वो रजिस्टर्स होते हैं. इसी वजह से रजिस्टर से कोई भी डेटा एक्सेस करना फास्ट होता है. गोइंग ऑफ द प्रोसेसर टू एक्सेस मेमोरी इज़ मच स्लोअर कंपैरेटिवली. जो अगर हम प्रोसेसर जो है वो मेमोरी से डेटा को एक्सेस करता है तो वो रिलेटिवली स्लोअर होगा, और अगर प्रोसेसर जो है वो रजिस्टर से डेटा को एक्सेस करता है तो वो रिलेटिवली फास्ट होगा, क्योंकि जो रजिस्टर्स होते हैं वो आपके हाई स्पीड स्टोरेज होते हैं, हाई स्पीड स्टोरेजेस होते हैं. ठीक है, इसी वजह से रजिस्टर से डेटा को एक्सेस करना फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू द मेमोरी. नेक्स्ट इज़ द जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन. अब आपने ये जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ किया है. कैसे आप एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो आप देखेंगे. इसमें आपके पास ये 7 रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7. ये सारे रजिस्टर्स आपके किससे कनेक्टेड हैं? बेसिकली 2 मक्स आपने यूज़ किए हैं, 2 मल्टीप्लेक्सर्स आपने यूज़ किए हैं, उससे ये कनेक्टेड है सारे रजिस्टर्स. ठीक है, ये सारे रजिस्टर्स आपके दोनों मक्स से कनेक्टेड हैं. ठीक है, यहाँ पर आपकी ये सिलेक्शन लाइंस हैं. सिलेक्शन लाइंस में अब ये आपके जो रजिस्टर्स हैं वो कितने हैं? 7 रजिस्टर्स हैं. दैट मीन्स 7 रजिस्टर्स का मतलब 001 दैट इज़ रजिस्टर नंबर 1, 010 रजिस्टर नंबर 2, 011 रजिस्टर नंबर 3, 100 रजिस्टर नंबर 4, 101 रजिस्टर नंबर 5, 110 रजिस्टर नंबर 6 एंड 111 इज रजिस्टर नंबर 7. ठीक है, अगर सिलेक्शन इनपुट्स 001 मतलब रजिस्टर 1 इज सिलेक्टेड, सिलेक्शन इनपुट 010 रजिस्टर 2 इज सिलेक्टेड, सिलेक्शन इनपुट 011 रजिस्टर 3 इज सिलेक्टेड, सिलेक्शन इनपुट 100 रजिस्टर 4 इज सिलेक्टेड, 101 then register 5 is selected, 110 register 6 is selected and 111 means register 7 is selected. तो इस तरीके से आपके मार्क्स में जो भी आपकी सिलेक्शन लाइंस होगी उसके थ्रू आपका रजिस्टर सेलेक्ट होगा. जैसे हमने अभी पढ़ा भी था, जो बेसिक आपके ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होंगे? जैसे R1, सपोज R1 में आपका क्या आ रहा है? R1 प्लस R2. ठीक है, ये है आपका. तो R1 वाला जो रजिस्टर है वो यहाँ से सिलेक्ट हुआ, R2 वाला जो रजिस्टर है वो यहाँ से सिलेक्ट हुआ, एंड देन जो आपका ये रिजल्ट होगा, मतलब जो ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन है वो कहाँ परफॉर्म होगा? ALU में परफॉर्म होगा. R1 प्लस R2. R1 में रजिस्टर A का R1 का कंटेंट A बस पे और R2 का कंटेंट B वाली बस पे, एंड देन आपका अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा. दैट मीन्स प्लस परफॉर्म होगा, और प्लस परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट होगा वो कहाँ पर लोड हो जाएगा? इनमें से जो भी रजिस्टर आपका इस डिकोडर के थ्रू सिलेक्ट होगा, इनमें से जो भी रजिस्टर, सपोज आपका था R1 में R1 प्लस R2, तो R1 में R1 प्लस R2 मतलब R1 दैट इज़ 001, यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा D. ठीक है, यहाँ पर डिकोडर के थ्रू आपका 001 ये शो करेगा, डिकोडर 001 शो करेगा, मतलब कहाँ जाना है इसको? रजिस्टर 1 पे जाना है. रजिस्टर 1 पे जा करके ये आपकी लोड लाइंस हैं, यहाँ पर आपका सारा डेटा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा.
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रजिस्टर, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम जो भी अभी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, जो हम माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, वो आपके माइक्रो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी गई है। पहला, द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू ALU बाय सिलेक्टिंग वेरियस कंपोनेंट्स इन द सिस्टम। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डायरेक्ट करता है द इंफॉर्मेशन फ्लो, जो कि CPU के वो ALU के थ्रू होगा। सिलेक्टिंग वेरियस कंपोनेंट्स इन द सिस्टम, सिलेक्टिंग द फंक्शन ऑफ ALU। जो भी कंपोनेंट्स हमें सेलेक्ट करने हैं वो सिलेक्ट होंगे, और साथ में जो भी फंक्शन हमें परफॉर्म करना है ALU में, जैसे प्लस अगर हमें परफॉर्म करना है तो प्लस सेलेक्ट होगा। ठीक है, एडिशन सेलेक्ट होगा, एडिशन का कोड सेलेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो दिया हुआ है R1 में क्या जा रहा है, R2 प्लस R3। तो मक्स A क्या सेलेक्ट करेगा? R2 रजिस्टर। तो बस A में किसका कंटेंट आएगा? R2 का कंटेंट आएगा। मक्स B में क्या सिलेक्ट होगा? R3। ये देखो ये है R2 प्लस R3, तो मक्स A में आपका क्या सिलेक्ट हुआ? R2, और मक्स B में आपका क्या सिलेक्ट हुआ? R3। एंड जो आपका डिकोडर है, सॉरी उसके बाद क्या परफॉर्म होगा? ALU ऑपरेशन सेलेक्टर ऑपरेशन क्या है आपका? ऐड प्लस करना है आपको। देन डिकोडर डेस्टिनेशन सिलेक्शन, ये डिकोडर डेस्टिनेशन सिलेक्टर होगा सिलेक्शन D किसको सिलेक्ट करेगा? आउट बस, दैट इज R1 को। दिस इज ऑल अबाउट कि R2 प्लस R3। R2 में सबसे पहले आपका सिलेक्शन A, ये कितने बिट का है इस केस में? 3 बिट। और सिलेक्शन B भी आपका कितना होगा? 3 बिट। सिलेक्शन D नेक्स्ट 3 बिट, और ऑपरेशन कितने बिट का परफॉर्म हो रहा है? 5 बिट्स का। तो टोटल कंट्रोल वर्ड की जो लेंथ होगी, कंट्रोल वर्ड क्या होता है कि आप कैसे आप मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल वर्ड की जो लेंथ है वो कितने बिट्स हो गई? 5, 3 8, 3 11 और 3 14, 14 बिट का आपका क्या है? ये कंट्रोल वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ आपकी बाइनरी कोड्स दिए गए हैं। देखो मैंने अभी बताया था 000 में इनपुट रहेगा और सिलेक्शन D नन रहेगा। 001 में R1 R1 R1, 010 R2 R2 R2, 011 R3 R3 R3, 100 R4, 101 R5, 110 R6 एंड 111 इज R7। नेक्स्ट इज योर ALU कंट्रोल। अब ALU में जो देखो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, अगर आपका ये 5 बिट कोड 0000 है, दैट मीन्स ट्रांसफर A। 00001 है तो इंक्रीमेंट A। 00010 है, देन इन दैट केस ऐड A प्लस B। ये भी हमने पहले मतलब इसका भी पूरा सर्किट है कि इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है कि 00 जब रहेगा तो आपका 0000 ट्रांसफर A, 00001 दैट इज इंक्रीमेंट A, 00010 में ऐड A प्लस B, 00101 में सब्सट्रैक्ट A माइनस B, 00110 डिक्रीमेंट A, 01000 एंड A एंड B, मतलब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 01010 में और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 01100 में जोर ऑपरेशन, 01110 में कॉम्प्लीमेंट A। देखो अब इसमें ध्यान रखने वाली बात देखो ये है कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए, ये जब आपकी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स जब आपकी ये 00 रह रही हैं तो आपकी कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। जब 01 हो रही है तो आपके लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, और जब ये 10 हो रही है तो आपकी 10 पर शिफ्ट राइट A और 11 पे शिफ्ट लेफ्ट A परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी सर्किट डिज़ाइन है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये निकाले गए हैं। एनकोडिंग जो निकाली गई है ये ऑपरेशन सिलेक्शन की, इसका भी सर्किट है, उसके थ्रू ही निकाली गई है, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, कि जब आपकी सिलेक्शन लाइन 00 होंगी तो आपके सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं। जब आपकी सिलेक्शन लाइन 01 होंगी तो आपके लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं। और 10 पर शिफ्ट राइट A, मतलब A को राइट शिफ्ट किया गया है, और 11 होने पर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म किया गया है। ठीक है, और इसके जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो भी आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ट्रांसफ़र के लिए TSFA यूज़ किया जाता है, इंक्रीमेंट के लिए INCA, ऐड के लिए ऐड, सब्सट्रैक्ट के लिए SUB, डिक्रीमेंट के लिए DEC, A इज़ द नेम,
जिस पर हमें परफॉर्म करना होगा, ठीक है। एंड ए एंड बी, तो एंड के लिए ए एंड डी यूज़ करते हैं, और के लिए ओ आर, एक्सॉर के लिए एक्स ओ आर, कॉम्प्लीमेंट के लिए सी ओ एम, ठीक है। ए तो रजिस्टर का नाम है, ठीक। अगर आपका R1 है तो COM R1 हो जाएगा वो। शिफ्ट राइट के लिए SHR, शिफ्ट लेफ्ट के लिए SHL, ठीक है। ये भी आपको सिंबल्स भी ध्यान रखने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइक्रो ऑपरेशंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे आपका पहला माइक्रो ऑपरेशन है R2 माइनस R3। जब R2 माइनस R3 है तो सिलेक्शन A R2 होगा, सिलेक्शन B R3 होगा, सिलेक्शन D R1 होगा। और ऑपरेशन कौन सा है? सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम कंट्रोल वर्ड बनाएं तो कंट्रोल वर्ड जो होगा वो आपका R2 के लिए जो कंट्रोल वर्ड होगा दैट इज 0 1 0, R3 के लिए 0 1 1, R1 के लिए अगेन 0 0 1। और यहाँ आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सब्ट्रैक्ट का यहाँ पर देखिएगा कोड क्या है? 0 0 1 0 1, 0 0 1 0 1 है। तो यहाँ पर ये देखिए यही कोड आपका यहाँ पे यूज़ किया गया है, दैट इज 0 0 1 0 1। ये R2 के लिए, ये R3 के लिए, और ये वाला आपका R1 के लिए, ठीक है। सिमिलरली ये सारे ऑपरेशंस कुछ इसी तरीके से लिखे गए हैं कि आपका सिलेक्शन A वाला पहले, फिर सिलेक्शन B, फिर सिलेक्शन D, एंड देन आपका ऑपरेशन जो भी आपने परफॉर्म किया है। ये आपका कंट्रोल वर्ड जो कि 14 बिट्स का होगा। तो इस तरीके से आपने माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए। यहाँ पे कुछ और भी माइक्रो ऑपरेशंस दिए हुए हैं, जैसे R1 R4 में किसका कंटेंट जा रहा है? R4 और R5। तो और के लिए यहाँ पर क्या कोड है? देखो और के लिए 0 1 0 1 0। तो यहाँ पर देखो 0 1 0 1 0 यूज़ किया गया है आपका ALU ऑपरेशन में। बाकी आपका यहाँ पर R4 का कोड दैट इज़ 1 0 0, R5 का कोड 1 0 1, और फिर R4 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेटा तो R4 का कोड 1 0 0। इस तरीके से आप बेसिकली कंट्रोल वर्ड लिखते हैं, ठीक, कि आपने किस पर आप ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। वो साथ में जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे तो वो जो डेटा है वो कहाँ पर आपका स्टोर हो रहा है। जहाँ पर स्टोर हो रहा है दैट इज़ योर D, सिलेक्शन ऑफ D। दैट मीन्स जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। और ऑपरेशन का जो भी कोड आपने दिया है उस कोड के अकॉर्डिंग वो कंट्रोल वर्ड डिज़ाइन किया जाता है, ठीक। तो बेसिकली जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो इसी तरीके का कुछ इंस्ट्रक्शंस हम डिज़ाइन करते हैं, तभी हम देते हैं। जैसे हमें रजिस्टर्स पे हमें माइक्रो ऑपरेशंस जब परफॉर्म करने हैं तो हम माइक्रो ऑपरेशंस मतलब जो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वो कुछ इसी तरीके के कंट्रोल वर्ड्स होंगे। वो कंट्रोल वर्ड्स हम देते हैं तो बेसिकली वो डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है ALU में। नेक्स्ट इज योर रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पहली बात तो स्टैक क्या होता है? स्टैक इज योर लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट पर वर्क करता है। दैट मीन्स कि इसमें जो डेटा सबसे लास्ट में आया होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक इज योर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी। दैट मीन्स जो डेटा आपका सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक। तो इट इज़ वेरी यूजफुल फीचर फॉर नेस्टेड सब रूटीन्स, नेस्टेड इंटरप्ट सर्विसेज। तो स्टैक हम बेसिकली अपने कंप्यूटर्स में कहाँ यूज़ करते हैं? वो हम नेस्टेड सब रूटीन्स जब हम यूज़ करते हैं। सब रूटीन्स का मतलब क्या होता है? सब प्रोग्राम्स आप कह सकते हैं, ठीक है। सब प्रोग्राम्स जो होंगे वही सब रूटीन्स होते हैं। तो अगर हमारे पास नेस्टेड सब प्रोग्राम्स या नेस्टेड सब रूटीन्स हैं या नेस्टेड इंटरप्ट सर्विसेज हैं कहीं पर, तो हम स्टैक यूज़ करेंगे कि जो रिक्वेस्ट या जो इंटरप्ट आपका सबसे लास्ट में आया वो पहले आपका हैंडल हो जाए, ठीक। या जो सबसे बाद में आपका नेस्टेड का मतलब ये होता है कि नेस्टिंग हो रही है, तो नेस्टिंग हो रही है तो हम उस पर लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक यूज़ करते हैं। ऑल्सो एफिशिएंट फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। इसको हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन में भी यूज़ करते हैं। स्टोरेज विच कैन बी एक्सेस्ड इन लीफो। इसमें अभी मैंने यही बताया कि स्टोरेज जो इसमें एक्सेसिंग होती है वो किस उसमें होती है? लीफो के अकॉर्डिंग होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
लीफो इज योर लास्ट इन फर्स्ट आउट। पॉइंटर का जो नाम होता है वो क्या होता है, स्टैक पॉइंटर। ओनली पुश एंड पॉप ऑपरेशंस आर एप्लीकेबल। इसमें सिर्फ दो ही ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, एक होता है पुश ऑपरेशन और दूसरा होता है पॉप ऑपरेशन। सॉरी, पुश मतलब इंसर्टिंग द डेटा, पॉप मतलब डिलीटिंग या एक्सेसिंग द डेटा। ठीक है, पुश मतलब हम कोई चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं, पॉप मतलब हम डिलीट कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं उसे। ठीक, तो उसमें दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब जो रजिस्टर स्टैक होता है उसमें दो फ्लैग्स होते हैं, एक होता है फुल और एक होता है एम्प्टी। ठीक है, स्टैक पॉइंटर इज डिनोटेड बाय SP। ये आपका सपोज एक स्टैक है, ठीक है, जिसमें एड्रेस आपके 0 से लेकर 63 तक है, और ये DR इज योर डेटा रजिस्टर। अब इनिशियली क्या होगा, इस SP में क्या होगा, 0, स्टैक पॉइंटर 0 है, एम्प्टी इज इक्वल टू 1 और फुल इज इक्वल टू 0। मतलब जो आपका इनिशियली जो स्टैक है वो एम्प्टी है। स्टैक जब इनिशियली एम्प्टी है, इसी वजह से हमने यहाँ पर एम्प्टी को 1 किया है और फुल को 0 किया है। फुल 0 करने का मतलब ये है कि अभी हमारे स्टैक में कोई भी डेटा एंटर्ड नहीं है। देखो इसमें क्या होगा, इनिशियली जो आपका स्टैक पॉइंटर है वो 0 होगा, ठीक, और एम्प्टी और फुल ये क्या डिनोट करेंगे कि जब आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है तो 1 रहेगा, एम्प्टी डिनोट 1 करेगा, फ्लैग्स मतलब, ठीक है, और अगर फुल हो जाता है पूरा स्टैक तो फुल 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर एम्प्टी, अगर पूरा जो आपका स्टैक है वो पूरा अगर एम्प्टी हो गया, मतलब पूरा एम्प्टी होने का मतलब पूरा खाली है, दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर स्टैक पूरा फुल हो गया है, फिल्ड हो गया है, तो इन दैट केस फुल जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक, अब आपका स्टैक पॉइंटर 6 बिट्स का दिया हुआ है। क्यों 6 बिट्स का दिया हुआ है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कितने एड्रेसेस हैं, 64 एड्रेसेस हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि यू हैव 64 एड्रेसेस। तो इन 64 एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट्स की ज़रूरत पड़ेंगी, 2 की पावर 6 बिट्स की ज़रूरत पड़ेंगी, 2 की पावर 6, 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हुए, 64 का मतलब 2 की पावर 6 एड्रेसेस हुए। और 2 की पावर 6 एड्रेसेस होने की वजह से यहाँ पर कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, पर्टिकुलर एड्रेस को डिनोट करने के लिए 6 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी किसी पर्टिकुलर एड्रेस को डिनोट करने के लिए। इसीलिए जो स्टैक पॉइंटर है वो कितने बिट्स का होगा, 6 बिट्स का होगा। ठीक है, पहला आपका पुश ऑपरेशन है। पुश ऑपरेशन का मतलब आप डेटा को इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, डेटा इंसर्ट करने का मतलब जो आपका स्टैक पॉइंटर है वो एक इंक्रीमेंट कर जाएगा। ठीक है, स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट करने के बाद, और जो ये DR दिया हुआ है डेटा रजिस्टर में वो डेटा होगा जो आपको रीड करना है या राइट करना है। मतलब स्टैक से जो डेटा आप पॉप करोगे वो डेटा रजिस्टर में स्टोर करोगे, और डेटा रजिस्टर में जो डेटा है उसे जब आप इंसर्ट करोगे स्टैक में, तो पुश ऑपरेशन जब परफॉर्म करोगे तो डेटा रजिस्टर का कंटेंट आप किस में डालोगे, स्टैक में इंसर्ट करेंगे आप। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने के बाद आपका ये वाली लाइन कि जो भी आपका स्टैक पॉइंटर जिस भी एड्रेस को डिनोट कर रहा है वहाँ पर क्या चला जाएगा, डेटा रजिस्टर का कंटेंट चला जाएगा। दैट मीन्स पुश ऑपरेशन इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद आप चेक करोगे कि अगर आपका SP 0 है, दैट मीन्स कि अगर आपका स्टैक पॉइंटर 0 है। अब ये ध्यान रखना, जब भी आपका एम्प्टी होगा स्टैक तो भी आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और जब आपका फुल हो जाएगा स्टैक तो भी आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, 0 रहेगी। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0 है देन फुल को आप क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और एम्प्टी को 0 कर देंगे। दैट मीन्स कि अब इसमें और एलिमेंट्स हम नहीं डाल सकते क्योंकि स्टैक जो है वो आपका फुल हो चुका है। और अगर स्टैक आपका फुल हो चुका है तो आप कोई भी एलिमेंट उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन मीन्स डिलीटिंग एन एलिमेंट। तो डिलीट करना या निकालना, एलिमेंट को निकालने का मतलब ये है कि स्टैक पॉइंटर जिस भी जहाँ पर भी आपका पॉइंट कर रहा है वहाँ से आप डेटा को किस में डाल देंगे, डेटा रजिस्टर में डाल देंगे। दैट मीन्स जहाँ भी आपका स्टैक पॉइंटर है
स्टैक पॉइंटर कहाँ होगा, बट ऑफिस लीफो फॉलो करता है ये, LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जो आपने लास्ट एलिमेंट डाला होगा उसी पर ही होगा स्टैक पॉइंटर, उससे आपका डेटा किस में चला जाएगा, डेटा रजिस्टर में चला जाएगा। और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक डिक्रीमेंट हो जाएगी। डिक्रीमेंट होने के बाद आप फिर से चेक करोगे कि अगर SP 0 है, मतलब स्टैक पॉइंटर अगर 0 0 0 0 0 0 0 है, देन इन दैट केस एम्प्टी आपका 1 हो जाएगा और फुल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अब आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका है, खाली हो चुका है, ठीक है। अब उसमें कोई भी डेटा नहीं है। और फुल ज़ीरो का मतलब अभी आप उसमें इंसर्शन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज़ होता है आपका जब आप नेस्टेड सब रूटीन्स यूज़ करते हो, ठीक है। जब नेस्टेड सब रूटीन्स होते हैं या नेस्टेड इंटरप्ट आते हैं आपके पास, देन इन दैट केस आप इस स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी विद प्रोग्राम डेटा एंड स्टैक सेगमेंट्स। मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी विद प्रोग्राम डेटा एंड स्टैक सेगमेंट्स। PC is your program counter, AR is your address register, and SP is your stack pointer, and stack grows in this direction. That means stack grows in upward direction. A portion of memory is used as a stack with the processor register as a stack pointer. अब कुछ पार्ट जो है मेमोरी का वो एज अ स्टैक यूज़ किया गया है, ठीक। पुश ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा तो स्टैक पॉइंटर -1 हो जाएगा। -1 क्यों हो रहा है, क्योंकि आप स्टैक को ऊपर ग्रो कर रहा है आपका। डोंट बी कन्फ्यूज्ड, आपका यहाँ ये जो है आपका एड्रेस और जो ऊपर एड्रेस है वो कम हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर स्टैक पॉइंटर को SP-1 किया गया है, ठीक है। अब जो भी आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू मतलब स्टैक पॉइंटर जहाँ पर भी पॉइंट कर रहा होगा, डेटा रजिस्टर में से जो डेटा होगा वो स्टैक पॉइंटर पे जा करके स्टोर हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस एट दैट स्टैक पॉइंटर, ठीक है। और पॉप में क्या होगा, जो भी आपका स्टैक पॉइंटर जहाँ पर भी पॉइंट कर रहा होगा वहाँ से डेटा रजिस्टर में आ जाएगा। और इस केस में स्टैक पॉइंटर +1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप डेटा को निकाल रहे हैं, ठीक है। मोस्ट कंप्यूटर्स डू नॉट प्रोवाइड हार्डवेयर टू चेक स्टैक ओवरफ्लो, फुल स्टैक और अंडरफ्लो एम्प्टी स्टैक मस्ट बी डन इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो अलग से कोई हार्डवेयर प्रोवाइड नहीं करवाते हैं कि स्टैक फुल हो गया है ये चेक करने के लिए या स्टैक अभी एम्प्टी है। तो ये सब चीज़ें किस में होती हैं, सॉफ्टवेयर में होती हैं, मस्ट बी डन विद अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आपके एक अलग से एक मेमोरी से पोर्शन ऑफ मेमोरी यूज़ होता है एज अ स्टैक विद अ प्रोसेसर रजिस्टर एज अ स्टैक पॉइंटर। जो आपका प्रोसेसर रजिस्टर होगा वो स्टैक पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसमें भी ऑपरेशंस हमेशा स्टैक पर 2 ही होंगे, दैट इज पुश ऑपरेशन एंड अ पॉप ऑपरेशन, ठीक। और स्टैक जब आपका फुल हो जाएगा दैट मीन्स स्टैक ओवरफ्लो। अगर आप फुल हो जाने के बाद अगर उसमें कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं या पुश करते हैं तो स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा। और अगर दैट मीन्स कि सारे एलिमेंट्स उसमें से डिलीट हो चुके हैं, दैट मीन्स स्टैक जो है वो आपका खाली हो चुका है, और उसके बाद अगर आप फिर से कोई पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस पर तो वो आपका अंडरफ्लो की कंडीशन होती है। दैट मीन्स जब स्टैक आपका खाली है, एम्प्टी है, तो उसमें से आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। बट ऑब्वियस बात है कि जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो क्या डिलीट करेंगे, देन इन दैट केस द स्टैक इज एम्प्टी, इस वजह से वो अंडरफ्लो की कंडीशन होती है। नाउ व्हाट इज रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, सपोज A+B है तो A+B को आप इनफिक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रीफिक्स या पॉलिश नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पोस्ट फिक्स या रिवर्स पॉलिश नोटेशन में आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं हम, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के इवैल्यूएशंस में आपका स्टैक काम आता है। दैट मीन्स स्टैक के थ्रू आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करते हैं इन द सिस्टम। एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पैरेंथेसिस, फ्री पॉलिश नोटेशन इंक्लूडिंग रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ठीक है। सपोज आपका एक एक्सप्रेशन है 3 × 4 + 5 × 6, दिस इम्प्लाइज दैट अगर आप इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन का मतलब है कि आपका पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन मीन्स
ये कैसे लिखेंगे आप, 3 इंटू 4, इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन में किया गया है, ठीक है, RPN, दैट इज रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन में ये क्या हो जाएगा, 3 4 इंटू, और यहाँ पर अगर आप देखो मतलब पैरेंथेसिस के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, इस पैरेंथेसिस को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 4 इंटू, इस पैरेंथेसिस को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 6 इंटू, ठीक है, देन प्लस आपका सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक। अब आप इस एक्सप्रेशन को आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करने के लिए आपने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर स्टैक यूज़ किया है, ठीक, स्टैक आपने यूज़ किया इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए। तो सबसे पहले स्टैक में क्या पुश होगा, 3 आपने पुश किया, उसके बाद क्या है 4, तो आपने 4 पुश किया स्टैक में, उसके बाद क्या आया इंटू जैसे ही आएगा आपका पहले क्या पॉप होगा, 4 पॉप होगा और 3 पॉप होगा, पॉप होने के बाद दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा दैट मीन्स 3 इंटू 4 12 वापस से किस में पुश हो जाएगा, स्टैक में, ठीक है। अब 12 के बाद 5 अगेन पुश होगा, 6 पुश होगा, उसके बाद जैसे ही आपका कोई ऑपरेटर आएगा देन आपके 2 ऑपरेंड्स पॉप हो जाएंगे, देन आपका क्या आया इंटू जैसे ही आएगा आपके ऊपर के 2 ऑपरेंड पॉप हो जाएंगे, दैट इज 6 और 5 पॉप हो जाएगा, 6 और 5 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट क्या आया 30, जो रिजल्ट आया वो वापस से पुश होगा 30 और 12, अब फिर से एक ऑपरेटर आया, फिर ऑपरेटर आया तो फिर आपके 2 पॉप हो जाएंगे, 2 पॉप होंगे दैट मीन्स 30 और 12 पॉप होगा, 30 और 12 पॉप होने के बाद रिजल्ट क्या आया 42, और 42 आपका स्टैक में स्टोर हो जाएगा। आई बात समझ में कि अगर किसी एक्सप्रेशन, किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को आपको इवैल्यूएट करना है तो उस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को पहले आप रिवर्स पॉलिश नोटेशन में डिनोट कर लेते हैं, रिवर्स पॉलिश नोटेशन में डिनोट करने के बाद आप स्टैक के थ्रू उसे ईजिली इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, स्टैक आप यूज़ करके। तो सबसे पहले आपने 2 ऑपरेंड्स आपको मिले थे, ऑपरेंड्स दैट इज 3 और 4, तो 3 आपने पुश किया, फिर 4 पुश किया, फिर जैसे ही ऑपरेटर आता है वैसे ही आपके 2 ऑपरेंड पॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 और 3 पॉप हुआ, पॉप होने के बाद उसका जो रिजल्ट आया वो फिर से पुश हो गया स्टैक में, उसके बाद 5 और 6 आपके ऑपरेंड है तो पुश हो गए, उसके बाद जैसे ही ऑपरेटर इनटू आया फिर आपके 2 ऑपरेंड पॉप हुए, 6 और 5 30 रिजल्ट आया, फिर आपका वापस से पुश हुआ स्टैक में, फिर आपका ऑपरेटर आया प्लस ऑपरेटर आते ही फिर वापस से 2 ऑपरेंड आपके पॉप हुए और उनका रिजल्ट जो था वो पुश हो गया स्टैक में, और उसके बाद कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, दैट मीन्स दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ठीक। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करते हैं यूजिंग स्टैक। नाउ डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, कुछ डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे कि लोड करने के लिए जो निमोनिक यूज़ किया जाता है वो LD है, स्टोर करने के लिए ST, मूव करने के लिए MOV, एक्सचेंज करने के लिए XCH, इनपुट के लिए IN, आउटपुट के लिए OUT आउट, पुश के लिए PUSH कैपिटल में होता है, पॉप के लिए POP कैपिटल में। इसी तरह 3 बेसिक टाइप्स के आपकी डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, नेक्स्ट जो है वो आपका डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस है, और डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस में आपकी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस और शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सभी को पता है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड विद कैरी, सब्सट्रैक्ट विद बोरो, निगेट या टूज कॉम्प्लीमेंट, तो इनके लिए सबके लिए आपने अलग अलग निमोनिक्स दिए हैं, इंक्रीमेंट के लिए INC, डिक्रीमेंट के लिए DEC, ऐड के लिए ADD, सब्सट्रैक्ट के लिए SUB, मल्टीप्लाई के लिए MUL, डिवाइड के लिए DIV, ऐड विद कैरी के लिए ADC, ADDC, सब्सट्रैक्ट विद बोरो के लिए SUB, निगेट के लिए NEG, ठीक है। इसी तरह लॉजिकल और बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस है, क्लियर के लिए CLR, कॉम्प्लीमेंट के लिए COM, एंड के लिए AND, OR के लिए OR, एक्सक्लूसिव OR के लिए XOR, XOR, क्लियर कैरी CLR-C, सेट कैरी SET-C, कॉम्प्लीमेंट कैरी COM-C, इनेबल इंटरप्ट EI, डिसेबल इंटरप्ट DI, ठीक। इसी तरह शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉजिकल शिफ्ट राइट SHR, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट SHL, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट के लिए SHR-A या ASHR भी कई जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है।
अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट के लिए ASHL या SHLA, रोटेट राइट ROR, रोटेट लेफ्ट ROL, रोटेट राइट थ्रू कैरी RORC, रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी ROLC। इस तरीके से कुछ नेमोनिक्स हमने यूज़ किए हैं वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। फिर आता है आपका प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इन लाइन सीक्वेंसिंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम द नेक्स्ट एडजेसेंट लोकेशन इन द मेमोरी। पीसी में हमें पता है कि प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस हमें कहाँ मिलता है, प्रोग्राम काउंटर में मिलता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा जो इंस्ट्रक्शन था, मतलब प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस था जिस इंस्ट्रक्शन का, वो इंस्ट्रक्शन हमने ले लिया IR में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो अब प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा विद द नेक्स्ट एड्रेस। एड्रेस फ्रॉम अदर सोर्स, करंट इंस्ट्रक्शन, स्टैक एक्सेट्रा, ब्रांच, कंडीशनल ब्रांच, सब रूटीन एक्सेट्रा। मतलब इसमें प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस होगा वो तो आपका एक तो हो गया सीक्वेंस में, आपके सारे इंस्ट्रक्शन 1 के बाद आपने इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4 इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो एक एक करके इंक्रीमेंट करता जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेता जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपका जो इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन है वो किसी अनदर प्रोग्राम को कॉल कर रहा है, दैट मीन्स किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, सपोज किसी सब रूटीन या फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो अब किसका एड्रेस आएगा, उस फंक्शन का एड्रेस आएगा अब। ठीक है, तो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। इसी तरह हम कई बार देखते हैं कि हम कंडीशंस लगा देते हैं कि फॉर आई, इफ़ i इज इक्वल टू 1 देन एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन, इफ़ नॉट देन एल्स वाले पार्ट पे हमें आना है, तो वो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। या कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो ब्रेक या कंटिन्यू अगर हमने यूज़ किया है तो भी हमारा ब्रांच होगा। ठीक है, तो इस तरह के अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, दैट मीन्स कि जो भी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका ही एड्रेस आपका प्रोग्राम काउंटर में जाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर दो तरीके से इंस्ट्रक्शंस लेगा, इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को लेगा। एक आपका इनलाइन सीक्वेंसिंग है और दूसरा है एड्रेस फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक करंट इंस्ट्रक्शन, स्टैक एक्सेट्रा, या ब्रांच, कंडीशनल ब्रांच, सब रूटीन एक्सेट्रा। ठीक है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्रांच के लिए निमोनिक यूज़ करते हैं BR, जंप के लिए JMP, स्किप के लिए SKP, कॉल के लिए CALL, रिटर्न के लिए RTN, कंपेयर बाय के लिए CMP, टेस्ट बाय एंड के लिए TST। कंपेयर एंड टेस्ट इंस्ट्रक्शंस डू नॉट रिटेन देयर रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड रिस्पेक्टिवली, दे ओनली सेट और क्लियर सर्टेन फ्लैग्स। मतलब कंपेयर और जो टेस्ट जो आपके फंक्शंस हैं वो बेसिकली आपके सेट करने के लिए या क्लियर करने के लिए, जो फ्लैग्स होते हैं उनको सेट या क्लियर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट्स को स्टोर करके नहीं रखते हैं, रिटेन करके नहीं रखते हैं। फिर है आपके कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, कंडीशनल ब्रांच जैसे BZ लिखा है तो ब्रांच इफ 0। ठीक है, अगर 0 होती है वैल्यू तभी आपको ब्रांचिंग स्टेटमेंट को फॉलो करना है, दैट इज Z इज इक्वल टू 1। B and Z मीन्स ब्रांच इफ नॉट 0, Z इज इक्वल टू 0। BC ब्रांच इफ कैरी, अगर कैरी की वैल्यू 1 है तो हमें ब्रांच करना है, इफ़ कैरी की वैल्यू 0 है तो ब्रांच नहीं करना है। तो ब्रांच इफ नो कैरी, अगर कोई कैरी नहीं आती तब ब्रांच करना है। ठीक है, तो B and C इज ब्रांच इफ नो कैरी, BP ब्रांच इफ प्लस, BM ब्रांच इफ माइनस, BV ब्रांच इफ ओवरफ्लो, BNV ब्रांच इफ नो ओवरफ्लो। अनसाइंड कंपेयर कंडीशंस, ठीक है, कंपेयर करना है अगर हमें दो वैल्यूज़ को। BHI ब्रांच इफ हायर A ग्रेटर दैन B, A ग्रेटर दैन इक्वल टू BHE ब्रांच इफ हायर और इक्वल, BLO ब्रांच इफ लोअर, BLOE ब्रांच इफ लोअर और इक्वल, BE ब्रांच इफ इक्वल, BNE ब्रांच इफ नॉट इक्वल। ठीक है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, हायर है, लोअर है। ठीक है, ग्रेटर दैन B, लेस दैन B। साइंड कंपेयर कंडीशन, ये अनसाइंड थी, अब साइंड अगर आती है तो BGT ब्रांच इफ ग्रेटर दैन, BGE ब्रांच इफ ग्रेटर और इक्वल, BLT ब्रांच इफ लेस दैन, BLE ब्रांच इफ लेस और इक्वल, BE ब्रांच इफ इक्वल, BNE ब्रांच इफ नॉट इक्वल। तो इस तरीके से आपकी कुछ कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मतलब अगर आपका अनसाइंड है तो ग्रेटर दैन लेस दैन आप चेक करेंगे, तो आप अनसाइंड पे चेक कर रहे हैं, एक बार आप साइंड वैल्यूज़ पे कंपेयर कर रहे हैं। फिर आता है सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न। सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न का क्या मतलब है? सब रूटीन कॉल इज कॉल सब रूटीन, जंप टू सब रूटीन,
ठीक है, सब रूटीन कॉल कैसी हो सकती, कॉल टू सब रूटीन मतलब किसी फंक्शन पे आप, किसी फंक्शन ने कॉल किया तो आप उस पर जाएंगे, कॉलिंग करना सब रूटीन को। जंप टू सब रूटीन मतलब सब रूटीन को एग्जीक्यूट करना। ब्रांच टू सब रूटीन, ठीक, कोई कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम उस सब रूटीन पर चले जाएंगे। ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, हम उस सब रूटीन पर गए मतलब उस फंक्शन पर गए और उसका जो एड्रेस है वो हमने सेव करना है, रिटर्न एड्रेस को हमें सेव करना है। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस आर इम्प्लाइड। ब्रांच टू द बिगिनिंग ऑफ द सब रूटीन सेम एज द ब्रांच और कंडीशनल ब्रांच। सेव द रिटर्न एड्रेस टू गेट द एड्रेस ऑफ द लोकेशन इन द कॉलिंग प्रोग्राम अपॉन एग्जिट फ्रॉम द सब रूटीन। ठीक है, देखो जब भी हम सब रूटीन को कॉल करते हैं, जब भी हमारा फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन कॉल के टाइम पे क्या होगा, जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया है हमें उसका भी एड्रेस कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होता है, क्योंकि जब हम वापस लौट करके आएंगे तो हमें उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो जहाँ पर हम स्टॉप करते हैं वहाँ का एड्रेस भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा। ठीक, और ब्रांच टू द बिगिनिंग ऑफ द सब रूटीन, जैसे हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द सब रूटीन पर पहुँचेंगे। ठीक, और उसके बाद जब हम लौट के जा रहे हैं तो हमारा जो रिटर्न एड्रेस है वो कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए। लोकेशंस फॉर स्टोरिंग रिटर्न एड्रेस, अब कौन कौन सी लोकेशंस पे ये रिटर्न एड्रेस स्टोर होते हैं। फिक्स लोकेशन इन द सब रूटीन, मेमोरी में स्टोर होते हैं। फिक्स लोकेशन इन मेमोरी, इन अ प्रोसेसर रजिस्टर, इन मेमोरी स्टैक। मोस्ट एफिशिएंट वे आपका कौन सा है, मेमोरी के स्टैक में। मेमोरी के स्टैक में आप रिटर्न एड्रेसेस को स्टोर करके रखते हो, जैसे कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि स्टैक इसीलिए नेस्टेड सब रूटीन्स में काम आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ उनका नेस्टेड सब रूटीन्स में होता है। वो इसीलिए होता है कि जो आपका रिटर्न एड्रेस होता है उसे आप स्टोर करते हो स्टैक में। नेक्स्ट इज योर प्रोग्राम इंटरप्ट। अब प्रोग्राम इंटरप्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट मैंने पहले भी बताया था कि इंटरप्ट क्या होता है कि अगर आपका कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और कोई दूसरा प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट होना चाहता है, ठीक है, या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर या कोई दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इंटरप्ट जनरेट करेगा। ठीक है, इंटरप्ट, फिर इंटरप्ट अकॉर्डिंगली हैंडल होता है कि हमें दूसरे प्रोग्राम को, पहले प्रोग्राम को रोक करके दूसरे को एग्जीक्यूट कराना है या नहीं कराना है, इट डिपेंड्स। ठीक है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, मतलब कई चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि जिस डिवाइस ने या जिस प्रोग्राम ने इंटरप्ट जनरेट किया है वो उसको एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना है। ठीक है, लेकिन इंटरप्ट का मतलब यही होता है कि अगर कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और बीच में कोई दूसरा प्रोग्राम उसे रोकता है, ठीक है, देन इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड एज अ इंटरप्ट। तो इंटरप्ट दो तरीके के होते हैं बेसिकली आपके, एक्सटर्नल इंटरप्ट और इंटरनल इंटरप्ट्स। एक्सटर्नल इंटरप्ट्स इनिशिएटेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ CPU एंड मेमोरी, दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस, डेटा ट्रांसफर रिक्वेस्ट और डेटा ट्रांसफर कंप्लीट, मतलब डेटा ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करनी या डेटा ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद हमने इंटरप्ट जनरेट किया। टाइमिंग डिवाइस, टाइम आउट हो गया, पावर फेलियर हो गया, या ऑपरेटर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हमें इंटरप्ट, अगर एक्सटर्नल CPU या मेमोरी के आउटसाइड से जो इंटरप्ट आते हैं वो आपके एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होते हैं। इंटरनल इंटरप्ट्स आर कॉज्ड बाय द करेंटली रनिंग प्रोग्राम, जो हमारा प्रोग्राम करेंटली रन कर रहा है उनके थ्रू जो इंटरप्ट्स आते हैं उन्हें हम इंटरनल इंटरप्ट्स कहते हैं। जैसे रजिस्टर या स्टैक का ओवरफ्लो हो गया, या डिवाइड बाय ज़ीरो एरर आ गई, ऑप कोड वायलेशन हो गया, या प्रोटेक्शन वायलेशन हो गया, देन इन दैट केस आपके इंटरनल इंटरप्ट्स आते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स भी होते हैं। बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरप्ट्स आर इनिशिएटेड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। एक्सटर्नल इंटरप्ट हो या इंटरनल इंटरप्ट हो, किसके थ्रू इनिशिएट होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर इनिशिएटेड बाय एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन, जबकि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कैसे इनिशिएट होते हैं, इंस्ट्रक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तब जो इंटरप्ट्स आते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। जैसे सुपरवाइजर कॉल, स्विचिंग फ्रॉम अ यूजर मोड टू द सुपरवाइजर मोड, allows to execute a certain class of operations which are not allowed in the user mode, मतलब हमें कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जो कि यूज़र मोड में अलाउड नहीं है, तो उस केस में भी आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली आपने रजिस्टर्स आप क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स
क्यों यूज़ होता है, मतलब स्टैक्स बेसिकली क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है। आपका स्टैक का क्या रोल है इसमें आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में, ठीक, कि आपको डेटा को, मतलब आपको स्टैक के थ्रू आप डेटा ईजिली आप निकाल सकते हैं। मतलब जो भी आप बेसिकली आप उसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, नेस्टेड सब रूटीन्स में, नेस्टेड इंटरप्ट सर्विसेज में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपके बेसिकली कौन कौन सी आपकी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे फुल आपने एक फ्लैग यूज़ किया है, एम्प्टी फ्लैग यूज़ किया है, स्टैक पॉइंटर यूज़ किया है, ठीक है। आप कितने बिट का स्टैक पॉइंटर होगा। फिर इसमें 2 ही ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, दैट इज़ पुश और पॉप। पुश मतलब इंसर्ट करना, पॉप मतलब डिलीट करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें आज देखी। ओके देन, थैंक यू।